हे एवरीबॉडी एंड व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीम मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज दोबारा हाजिर हो गए हैं आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज लेके। आज भी मैं दो पीवाईक्यू कराऊंगा, कल भी दो पीवाईक्यू कराए थे और आज वाले पीवाईक्यू की सीरीज कल के जैसे सेम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लिंक होगी पीवाईक्यू की उसके साथ साथ जो कल पीवाईक्यू करे थे उसकी जो आंसर की है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो जाके जरूर चेक कर लेना, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद। अभी तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी डिले और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पढ़ते हैं फिर क्या है। सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अब देखो पहली जो चीज है वो तो सही है, सेविंग फंक्शन को हम कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव कर सकते हैं। ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें बताया था सेविंग फंक्शन होता है माइनस ए प्लस बी वाई, और सी भी बताया था कि कंजम्पशन फंक्शन होता है ए प्लस बी वाई। अब वाई तो सेम रहता है जो है इनकम, उसके साथ साथ जो ए होगा ना वो भी सेम रहता है। जैसे कंजम्पशन में 100 दे रखा है तो सेविंग में भी वही 100 कर देना, लेकिन माइनस लगा देना आगे। तो अगर हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है सेविंग निकाल सकते हैं। अब बी की बात करते हैं, ये होता है एमपीसी और ये होता है एमपीएस। हमें पता है इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो इज इक्वल 1 होता है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज दे रखी हो, मान लो ये 0.5 दे रखा है, तो 0.5 प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। 0.5 को वहां जाके माइनस करेंगे, एमपीएस की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन दिया है सेविंग फंक्शन भी निकल जाएगा। पहला इसीलिए सही है। सेकंड है कंजम्पशन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। गलत बात है, ये तो काट दो सीधे, क्योंकि हमें पता है यार इनकम जब जीरो हो ना तब भी हम कंजम्पशन करते हैं, और यही तो खासियत थी कंजम्पशन कर्व की, वो हमेशा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता था। तो पहला सही है, सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट मे लीड टू डैश इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है देखो। ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसे हम ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। और इसी का उल्टा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, इसे ट्रेड सरप्लस कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम ये सब बनता है जिनसे, उनकी प्राइसेस गिर जाए तो इसका असर क्या पड़ेगा? ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा? नहीं भाई, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर सस्ता होगा ना तेल, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तेल की कि हमें भी दो तेल, हमें भी दो तेल। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा कंट्री को और इंपोर्ट कम। तो इंक्रीज तो नहीं होगा, उल्टा डिक्रीज हो रहे हैं। देखो डिक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं थर्ड में। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके जी, पढ़ते हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये तो है। क्रेडिट प्रोवाइडर टू कॉमर्शियल बैंक, ये भी है, लोन प्रोवाइड कराता है। सेंट्रल एजेंसी प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट है, ये नहीं है। ये तो भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है एनुअल बजट को प्रिपेयर। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में भी वही है, स्टेटमेंट पढ़ो। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम दुबई विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट इन द पीओपी ऑफ इंडिया। सही है ये, ऐसा इसीलिए क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें पता है कहाँ आते हैं, करेंट अकाउंट में। यूनिलेटरल ट्रांसफर भी करेंट अकाउंट में आते हैं, और आ रहा है इंपोर्ट हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा जी। सेकंड है स्टेटमेंट 2, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसे हम, फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये गलत है, क्योंकि देखो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अकाउंट्स में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इकोनॉमिक्स में उल्टा कर देना, आउटफ्लो जा रहा है गोज आउट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर देंगे डेबिट व्हाट गोज आउट। सो ये डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रखा है? क्रेडिट। तो सेकंड गलत है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट वाला बहुत स्टेटमेंट है यार इसमें। स्टेटमेंट 1 है स्टॉक वेरिएबल आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पहला सही है। सेकंड है फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल आर सेम, नहीं भाई इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो पांचवा सही है। अब इसमें देखो ऑप्शन में एक क्वेश्चन आ रखा है, ऑप्शन में कह रहा है आइडेंटिफाई फ्लो वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। जरा पढ़ते हैं इन्हें। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, इसमें आएंगे। अभी एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्कूल, इसमें भी आएंगे, रुको। बैंक बैलेंस ऑफ मिस्टर मुकेश, एक डेट दे दी गई है स्पेसिफिक, तो ये तो हमारा स्टॉक वेरिएबल हो गया। इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर मोहित, ये भी स्टॉक वेरिएबल हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट दे रखी है। अब देखो इसमें मैंने तुम्हें आंसर इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इन दोनों में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। इसका करेक्ट आंसर वैसे बी है, एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्कूल। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्कूल कोई डेट नहीं दे रखी है, स्पेसिफिक डेट, ये पीरियड ऑफ टाइम का है। तुम कहोगे सर ऑप्शन ए में भी तो कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी है, तो ये भी तो पीरियड हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन भाई फ्लो वेरिएबल में एक खासियत होती है, ये डायनेमिक भी होता है। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है। तो एक स्कूल में जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है।
मान लो एक साल में 1 लाख खर्चा हुआ, अगले साल में 50,000 हो या 1 रुपया भी ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है 1 लाख ही हो। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर ये चेंज होगा ही नहीं, ये स्टैटिक रहेगा ना कि डायनामिक। तो ये हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है। सिक्स्थ में आते हैं, इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये दे रखा है, डिस सेविंग ये है, द रेलिवेंट सेविंग। ओके जी, हमसे कह रहे हैं ये जब इनकम 1400 हो तो हमारी सेविंग कितनी रहेगी। तो ये हम निकाल सकते हैं सेविंग फंक्शन से, लेकिन उसके लिए हमें एमपीएस पता होना चाहिए। और एमपीएस कहाँ से निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से निकाल लेते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/एमपीएस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है 5, तो एमपीएस को वहां भेजेंगे, एमपीएस इज इक्वल्स टू 1/5, और 1/5 होता है 0.2। तो एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.2। अब देखते हैं सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू -a प्लस बी वाई। अब सेविंग निकालनी है हमें, ओके जी। इज इक्वल्स टू माइनस ए दे रखा है क्या, डिस सेविंग कहीं, बिल्कुल दी है 100 करोड़, माइनस का 100 करोड़, प्लस बी, बी अभी निकाले हमने 0.2, डेट इज एमपीएस। और वाई कौन सी लेवल ऑफ इनकम है, 1400। जब इनकम 1400 हो हमें निकालने सेविंग कितनी होगी। तो ये आ जाएगा सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस का 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे वहां, 14 टू 28, 280 आ जाएगा। सो 280 माइनस 100, 180। कहीं है क्या लिखा हुआ जी, बिल्कुल बी एस का करेक्ट आंसर। इसी के अब ऑप्शन में आ रखा है, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज बिटवीन डैश एंड डैश। इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी चीज है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इसकी रेंज हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो ये भी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ओके जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। हम करते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन इन द सेंस जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, बड़े बड़े। ये रहा 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। सपोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। ओके, कंजम्पशन फंक्शन दिया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दी है, और हमसे कह रहे हैं इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसे। एग्रीगेट डिमांड निकालो इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम में, और एमपीएस निकालो। निकाल लेते हैं, फिर कौन सी बड़ी बात है। हमें पता है इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम होती है जब y इज इक्वल टू सी हो, और अगर इन्वेस्टमेंट भी दी है तो प्लस आई कर देना। तो इनकम जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो इसे इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा y इक्वल होना चाहिए सी। सी क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो लिख दो 100 प्लस 0.75 y प्लस इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस 200 दे रखी है, 200 कर दो, ओके जी। अब देखो y यहाँ है और यहाँ भी एक y है, तो ये प्लस का है माना कि माइनस का हो जाएगा। 0.75y माइनस ये 1y है, तो 0.25y आ गया। तो 0.25y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 100, 300 हो गया। तो 300 डिवाइडेड बाई 0.25। देखो कल तुम्हें मैंने सिखाया था पॉइंट में डिवाइड कैसे करते हैं, दोबारा देख लो। 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाना चाहिए हमारा 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 12 जा जाता है, ये 12 और डबल जीरो, तो 1200 इसका आंसर है। पहले का आंसर है तुम्हारा 1200। अब सेकंड देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम। अब देखो यार, इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम की बात हुई है, तो एग्रीगेट डिमांड ना इस समय एडी इज इक्वल टू वाई होगा। है सर, आपने ये कब पढ़ाया, अरे पढ़ाया था मैंने तुम्हें, ये पढ़ाया था ना, एग्रीगेट डिमांड हमेशा इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के अगर इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ इनकम है, बिल्कुल पढ़ाया था जी। तो एग्रीगेट सप्लाई वैल्यू ऑफ आउटपुट के इक्वल होती है, और इनकम के भी तो इक्वल होती है। तो एग्रीगेट डिमांड जब इनकम के इक्वल हो उसे ही हम इक्विब्रिलियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। तो इसका मतलब जितनी इनकम निकल रखी है उतना ही एग्रीगेट डिमांड भी लिख दो, 1200। सी है एमपीएस निकालो। एमपीएस हमें पता है क्या होता है, एमपीएस प्लस एमपीसी कितना होता है, 1 के इक्वल होते हैं। हमें एमपीसी दे रखा है 0.75, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75, आ जाएगा 0.25। तो 0.25 इसका आंसर हो गया जी, लिख देते हैं यहाँ पे को। लो जी, बाकी का बचा हुआ पेपर तुम खुद करोगे सॉल्व, और इसके आंसर की मैं दे दूंगा तुम्हें कल वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन पेपर हुआ सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन पेपर करते हैं विदाउट एनी डिले। तो लो जी, हाजिर है सेकंड क्वेश्चन पेपर आपके सामने। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। Mr. Sahotra borrowed funds from bank for purchasing a new house. For the above statement, identify the indicated function of money. Medium of exchange ना, store of value नहीं भाई, स्टोर करके थोड़ी रखता है वो। यूनिट ऑफ अकाउंट ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कैसे है, अरे लोन लेगा, लोन की अमाउंट जो होगा, पैसा होगा, फ्यूचर में चुकाएगा, और डेफर्ड पेमेंट वही होती है जो फ्यूचर में करते हैं हम। सेकंड आ जाओ, इफ एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट आर 4,000 करोड़, द रिजर्व रेशियो इज 10%,
द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड वुड बी, टोटल डिपॉजिट, अब देखो टोटल डिपॉजिट निकालने ना तुम्हें क्या करना है, हमेशा इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 1/LRR, LRR दे रखा है हमें 10%, तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 1/10%, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आया, सो 4000 मल्टीप्लाई बाई 1/0.1, पॉइंट में डिवाइड करना सिखाया था, ये पीछे भेजो ऊपर 0 बढ़ाओ, 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 40,000, तो 40,000 है बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी, ओके एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा, कितने भी साल रहे यूएसए में। एन इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी में काम कर रहे हैं दोबारा, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा। एन इंडियन डिप्लोमेट, देखो डिप्लोमेट भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होता है, कितने भी साल वो किसी और कंट्री में रहे। एन इंडियन वर्किंग, चौथा ही ऑप्शन बचा तो यही होगा, पढ़ भी लेते हैं। एन इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो चौथा ही इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, एक्सपोस्ट सेविंग्स एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो जी पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल रहते हैं। सेकेंड है अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल द इक्विब्रिलियम आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्स सेंटे एग्रीगेट डिमांड, तो ये भी सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ हमसे कह रहे हैं इन अ hypothetical economy if entire additional income is consumed the value of investment multiplier would be, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमसे कह रहे हैं चेंज इन इनकम, एडिशनल इनकम मतलब चेंज इन इनकम, अगर ये पूरी खा लें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखो अगर इनकम पूरी खा लें तो ये 0 हो जाएगी, डिवाइड में रहता है डेल्टा आई, आई कितना चेंज हुआ, आई तो बिल्कुल चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी 10 था अभी भी 10 ही रहा, सो 10 माइनस 10 0, नीचे जब 0 आ जाए इन्फिनिटी बन जाता है भाई वो, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 0 लिख मत आना वहां। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बिकम 0। हमें पता है एपीएस 0 कब होता है, एपीएस 0 तब होता है जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो, दे रखा है क्या कहीं कंजम्पशन इनकम के इक्वल, यहाँ दे रखा है 100 वाली केस में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सातवां देखते हैं जल्दी से, सातवां कहाँ गया, ये रहा, आइडेंटिफाई व्हाट डज द शेडेड एरिया ई एफ जी, मतलब ये एरिया इन द गिवन फिगर इंडिकेट, ये इंडिकेट क्या करता है। अब देखो पहला पढ़ते हैं, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, नहीं भाई यहाँ तो उल्टा हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है कंजम्पशन से, कंजम्पशन ये है और इनकम का कर्व ये रहा ऊपर को जा रहा है, सो पहला तो नहीं है। सेकंड, सेविंग इज इक्वल टू 0, हाँ सेविंग 0 हो रही है, यहाँ पे को देखो ये पूरा ट्राइंगल क्या दर्शा रहा है बोल रहा है, तो सेविंग 0 हो रही है, सेकंड तो सही है। थर्ड है कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, बिल्कुल सही बात भाई, कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है, तो ये भी सही है। फोर्थ है सेविंग इज लेस देन 0, अरे सेविंग 0 है अभी तो पता करा, तो ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 3 कहीं है क्या, ऑप्शन सेकंड, ओके बी वाला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है, ये भी कर लेते हैं यार, क्वेश्चन है एमपीएस इज द स्लोप ऑफ, एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, खत्म भाई, आठवें में आते हैं। द मेजरमेंट कहाँ गया, ये रहा, द मेजरमेंट ऑफ बीओपी डेफिसिट इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजेक्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन की मेजरमेंट पे ही बीओपी का डेफिसिट मेजर करा जाता है जी। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी, तो पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड बाय एन इंडियन, इससे हमारा वहां थोड़ी आएगी फॉरेन सप्लाई, मतलब फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में थोड़ी आएगा। सेकंड देखते हैं फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल, हाँ इससे आएगा, वो डॉलर में खर्चे करेगा इंडिया की। थर्ड है डोनेशन ऑफ 500 मिलियन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इससे भी आएगा भाई फॉरेन, वो डॉलर दे रहे हैं ना इंडिया को, डोनेट कर रहे हैं भले लेकिन पैसा तो आ रहा है। इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज, नहीं भाई इससे तो उल्टा डिमांड बढ़ेगी, तो सेकंड और थर्ड को ये क्या सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन, टेंथ वाला तुम खुद करोगे, ये रहा। हम आते हैं 11th में, ओके जी, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, बहुत मजे आएंगे ये करने में। पहले दे दिया फिक्स्ड कैपिटल गुड, ओके लाइफ स्पेन दे रखा है तो यहाँ से डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं हम। पहले देखते हैं करना क्या है इसमें, हमसे कह रहे हैं एनवीएफसी निकालो, एनवीएफसी निकालने के लिए हम जीवीएमपी निकालते हैं पहले, सो जीवीएमपी, जीवीएमपी होता है सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स कितनी है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है, ये रहा -10, तो माइनस का 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का है ये रहा 120, तो
20 को भी माइनस कर देंगे, 130 माइनस 200 करेंगे तो 70 आ गया। तो 70 है हमारा जीवीएमपी। हमें निकालना है, अब यहाँ पे को लिखता हूँ छोटा सा, एनवीएएफसी। एनवीएएफसी इज इक्वल्स टू जीवीएमपी। जीवीएमपी ग्रॉस को नेट में करना है, माइनस डेप्रीशिएशन, और एमपी को एफसी में करना है, तो यहाँ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 70 हो गया, 70 माइनस डेप्रीशिएशन यहाँ से निकाल लेंगे। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन कितने साल टिकेगा वो, 15/3, 3 आ गया। तो 3 हमारा डेप्रीशिएशन है, 3 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20। तो 70 माइनस 20 माइनस 3, 57, ये हमारा आंसर आ गया। इसका सिंपल सा 3 मार्क्स फ्री के मिल गए। इसी को ऑप्शन वाला देखते हैं। ऑप्शन वाला हमसे क्या कह रहा है, एनएनपी एमपी दे रखा है, ओके जी, और ये भी दे रखे हैं। निकालना क्या है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओहो, ये तो बहुत सिंपल है। देखो हम पहले लिख लेते हैं, एन एन पी एम पी होता क्या है, एन एन पी एम पी होता है इज इक्वल जी एन पी एफ सी। अब हमें जी को एन में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में, माइनस डेप्रीसिएशन, उसके बाद एफ सी को एमपी में करना है, प्लस एन आई टी। तो यही करेंगे। एन एन पी एम पी दे रखा है क्या, 1400 दे रखा है, लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू जी एन पी एम पी दे रखा है क्या, 1300, ये भी लिख लेते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन का है, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रीशिएशन भी कहते हैं, तो 100 लिख देते हैं यहाँ पे को। उसके साथ प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही तो निकालना है, सो एनआईटी लिख देंगे यहाँ पे को। सो 1300 माइनस 100, 1200, 1200 वहां जाके माइनस होगा, कितना आ गया, 200। सो एनआईटी की वैल्यू यहाँ 200 आ गई तुम्हारी। इसमें भी फ्री के 3 नंबर मिल गए हैं। अब बचा हुआ क्वेश्चन पेपर तुम खुद सॉल्व करोगे। इसकी आंसर की कल वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो कल पढ़ाया था मैंने तुम्हें पीवाईक्यू, उसकी आंसर की आज वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।